नमस्कार ओमकार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। याद करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। सर, अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफे का ऐलान किया है, इसकी टाइमिंग को आप कैसे देखते हैं? क्या टारगेट पर हरियाणा चुनाव है और आप इसको सही मायने में मास्टर स्ट्रोक मानते हैं या स्टंटबाजी? जो केजरीवाल के समर्थक हैं वो तो मास्टर स्ट्रोक ही कहेंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आमतौर पर जो एक अ, नैतिकता का पुट होता है, राजनीति में कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ परंपराएं हैं, कुछ लोक लिहाज है, कुछ शर्म की बात भी होती है कि आप पर अगर गंभीर आरोप लग रहे हैं और कोई एजेंसी आपको गिरफ्तार कर रही है तो आपको उस पद पर तब तक बने रहने का कोई अधिकार नहीं होता है जब तक कि आप उस मुकदमे से क्लीन चिट लेकर के बाहर ना निकल आए। ऐसे अनेक दृष्टांत हमारे अपने देश में हैं और विदेशों में तो हैं ही। विदेशों में तो 1 मिनट लगता नहीं है, अगर कोई सीरियस एलिगेशन किसी पर लग गया तो वो तुरंत उसी समय इस्तीफा देता है। लेकिन 6 महीने तिहाड़ जेल में रह लेने के बाद और 6 महीने में एक भी फाइल पर सिग्नेचर ना करके अपने मुख्यमंत्री पद की अवहेलना करते रहने वाले व्यक्ति अगर तिहाड़ जेल से बाहर जमानत पर आने के बाद इस्तीफा देने का नाटक कर रहा है तो ये सवाल जरूर उठता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की उन 6 शर्तों पर हम नज़र डालें जो उसने लगाई हैं जमानत देते समय, तो बड़ी साफ बात है। एज चीफ मिनिस्टर आप बने रहिए चीफ मिनिस्टर बेशर्मी के साथ, लेकिन आप मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जा सकते, आप किसी फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर सकते, आप कैबिनेट की बैठक नहीं बुला सकते, क्योंकि आप एज चीफ मिनिस्टर इसके लिए प्रतिबंधित हैं देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा। तो अगर आप ऐसे समय भी अभी भी केवल शीश महल में बने रहने के लिए, केवल आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा बने रहने के लिए, सीएम की सुख सुविधाएं प्राप्त करते रहने के सिवाय, या अगर आपको शीश महल में ही रहना है, अपने परिवार को वहीं रखना है, अगर वकीलों की मोटी फीस आपको सरकारी खजाने से ही भरनी है तो आप बने रह सकते हैं इस पद पर, कोई रोक टोक तो आपको है नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े उदार मना हैं। वो एक उत्तराखंड को छोड़ दीजिए, बाकी तो 2014 से लेकर के अब तक किसी मुख्यमंत्री के साथ, किसी राज्य सरकार के साथ उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, किसी सरकार को कोई बर्खास्त नहीं किया है। इसके लिए उनको आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है कि अगर संविधान में 356 का प्रावधान है और कोई सरकार संविधान के अनुरूप आचरण नहीं कर रही है, कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही है, तो आप उनको क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे हैं, ये आरोप प्रधानमंत्री पर लगते रहे हैं। और 6 महीने कोई मुख्यमंत्री अगर जेल में पड़ा रहे बेशर्मी के साथ और फिर भी इस्तीफा ना दे, तो इस पर भी सवाल खड़े हुए हैं कि मोदी जी आपने उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया, उनकी सरकार को डिसमिस क्यों नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैं इस मामले में तो तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया कि आप इनकी नैतिकता अनैतिकता का खुद ही फैसला करिए कि ये राजनीति में रहने के लायक भी हैं या नहीं हैं। मुख्यमंत्री पद तो छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल भी और ममता बनर्जी भी, आप ममता बनर्जी को देख लीजिए, पानी उतर चुका है उनका, उनका चेहरा उतरा हुआ है। चाहती थी कि किसी तरीके से उनकी सरकार को अगर डिसमिस कर दिया जाए, और जब गवर्नर 2 बार दिल्ली आए और जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहिबा ने एक टिप्पणी की कि बहुत हो चुका, तो उसके बाद भी मीडिया में तमाम तरह के कयास लगाए ही जाने लगे थे अंजू जी। लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं किया, क्योंकि वो इन दोनों को पूरी तरह एक्सपोज
होने देना चाहते थे। हम्म, और अरविंद केजरीवाल ने अब जाकर के इस्तीफा देने का फैसला क्यों किया है, ये नाटक नौटंकी क्यों कर रहे हैं, कौन सा गेम खेल रहे हैं? अब तो गेम वेम कुछ नहीं खेल रहे हैं। मेन बात ये है कि दिसंबर 2023 में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। हम्म, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इन्होंने 205 कैंडिडेट खड़े किए थे। उन सब की जमानत जब्त हो गई थी। जमानत ही जब्त नहीं हुई थी, नोटा से भी कम 50% कम वोट मिले थे। इसके अलावा 22 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। और पंजाब को छोड़ दें तो बाकी सभी राज्यों में कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन था। पंजाब की 13 में से केवल 3 सीट जीत पाए और बाकी किसी स्टेट में एक भी सीट नहीं जीत पाए। ये जो दिसंबर 2023 में हम्म, नोटा से भी 50% कम वोट मिलना, लोकसभा चुनाव में पंजाब की जहां इनकी अपनी सरकार है वहां 13 में से केवल 3 सीटें मिलना, और हरियाणा, गुजरात, दिल्ली सब जगहों पर कुछ नहीं मिलना, यानी जनता के द्वारा इनको रिजेक्ट कर दिया जाना। यही कारण है अब इनको एहसास हो चला है कि तुम्हारी जो बेशर्मी है ये बहुत भारी पड़ रही है। तुम जो छवि लेकर के राजनीति के मैदान में उतरे थे कि हम तो एक अलग तरह की ही राजनीति देंगे देश को, तो वो सब लत्ते कपड़े उतर चुके हैं। नेक्ड अवस्था में पब्लिक के सामने खड़े हैं। क्या क्या बातें नहीं करते थे ये लोग, और क्या क्या इन्होंने धतकर्म किए हैं उसके बाद। और अकेले केजरीवाल की बात थोड़ा है अंजू जी। केजरीवाल जेल गए, इनके डिप्टी जेल गए, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह जेल गए, इनके नौकर विजय जी, नायर जेल गए, सत्येंद्र जैन कब के जेल में पड़े हुए हैं, और अभी अभी अमानतुल्ला खान गए हैं, इनके पीए विभव कुमार गए हैं। कौन कौन जेल नहीं गए हैं? और सब पर जो है वो भ्रष्टाचार के और मारपीट के और इसी तरह के मतलब संगीन अपराध करने के जो हैं आरोप लगे हैं, धाराएं लगी हैं। तो ऐसे में पब्लिक के सामने भाई ये सारी चीजें तो आती हैं ना। आप किस लिए आए थे, क्या कह करके आए थे, क्या वोट कह करके आपने वोट लिया था, और जी। किस तरह की दिल्ली आप देना चाहते थे या किस तरह का पंजाब आप बनाना चाहते थे, लेकिन कर क्या रहे हैं आप? तो ये सारी चीजें हैं और जन दबाव है कि अब इस्तीफे का नाटक रचा जा रहा है कि देख लें, ये दांव खेल करके भी हो सकता है कि जो जनाधार खिसक चुका है, हम्म, पब्लिक किनारे कर चुकी है इनको, हो सकता है इस दांव से ही और बड़ी बड़ी बातें करने से ही शायद थोड़ा बहुत लाज बच जाए। अभी हरियाणा का आपने जिक्र किया है, तो हरियाणा में तो वैसे ही आम आदमी पार्टी का कुछ लेना एक ना देना दो है। पर हम्म, हाँ, इतनी बात जरूर है कि सभी 90 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट खड़े करने से इनकी जो एलआई है यानी कांग्रेस पार्टी, हम- उसकी जरूर नींद हराम हुई है। उसको लगता है कि ऐसी कई सीटें होंगी जहां वो ये सोच रही थी कि उसकी जीत तय है। पर जब खेल ये हो जाए कि पहले से ही वहां जेजेपी भी है, इंडियन नेशनल लोकदल भी है, और भारतीय जनता पार्टी तो है ही, एक और आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी वहां मैदान में उतर गया, तो कितने वोट बटेंगे और कटेंगे, और उसके बाद उसकी जीत सुनिश्चित होगी कि नहीं होगी, ये जरूर एक झगड़ा इन्होंने वहां पर खड़ा कर दिया है। और अब चूंकि नए नए जेल से निकले हैं तो थोड़े जोश में भी रहेंगे। और बिल- सच्ची बात कहूं तो दिल्ली का जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है वो इन पर बड़ा मेहरबान है। तो वो हरियाणा के पूरे चुनाव अभियान के दौरान इन पर अपनी कृपा बरसाएगा ही बरसाएगा। तो वो उसको कैसे फेस करेगी कांग्रेस, बस ये देखना दिलचस्प होगा। पर सर एक चीज और है कि जैसे केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया कि मैं 2 दिन बाद इस्तीफा दे दूंगा, और फिर साथ ही साथ ये कहा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दीजिएगा, अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं तो मुझे वोट मत दीजिएगा। बिल्कुल इसी भाषा में जब 21 दिन की अंतरिम जमानत पर ये बाहर आए थे लोकसभा चुनाव के लिए, तब भी दिल्ली में उन्होंने लोगों से ही कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं जेल में रहूं
तो कमल का बटन दबाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं बाहर आ जाऊं तो फिर आप झाड़ू का बटन दबाइएगा। तो लोगों ने तो तभी बटन दबा दिया था। 4 सीटों पर तो ये खड़े ही थे ना दिल्ली में लोकसभा के, वो 4 भी नहीं आई, 1 भी नहीं आई, सातों सातों बीजेपी को चली गई। तो इनको तो इनके सवाल का जवाब मिल गया है। तो ये जो ईमानदारी की हांडी है, ये कितनी बार चढ़ाएंगे? लोग समझ नहीं रहे कि अगर ये ईमानदार होते तो ये अंदर क्यों जाते, ईमानदार होते तो सुप्रीम कोर्ट इन पर इतनी शर्तें क्यों लगाता? देखिए, इनके मन में खटका इसी बात का है। देखिए, लोकसभा चुनाव में तो 2014 में भी इनको कुछ नहीं मिला था दिल्ली में, 2019 में भी नहीं मिला था, 2024 में भी नहीं मिला। और अब चूंकि विधानसभा के चुनाव भी बहुत दूर रह नहीं गए हैं, फरवरी तक तो चुनाव की प्रक्रिया ही पूरी होनी है दिल्ली में, और उससे पहले 4 राज्य विधानमंडलों के चुनाव प्रस्तावित हैं। 2 के तो अब इस समय प्रक्रिया चल रही है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में। इसके तुरंत बाद झारखंड और महाराष्ट्र में जो है चुनाव होने ही हैं। इनके साथ दिल्ली के भी हो सकते हैं, जैसा ये चाहते हैं। चाह रहे। ये तो कह रहे हैं कि नवंबर में ही करा लो, पर मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दी इनको मौका देगी कि भाई अगर कहीं कोई थोड़ा बहुत सहानुभूति का पुट है किसी वर्ग में तो उसका ये फायदा ले जाएं। ऐसा इनको मौका भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार देगी नहीं। तो मुझे लगता है कि तय समय पर ही होगा, और बाकी चुनाव आयोग के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो क्या फैसला करता है। तीनों राज्यों में साथ ही करता है या 2 राज्यों में पहले करा करके दिल्ली में बाद में कराता है। दिल्ली है ही कितना छोटा सा राज्य है, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है दिल्ली में। चूंकि ये 2013 के बाद से ही काबिज हैं येन केन प्रकारेण, और क्या क्या किस किस तरह की बातें ये करते थे, बच्चों के सिर की कसम खा करके कि कांग्रेस से ना कभी समर्थन लेंगे ना कभी देंगे। और पहली सरकार भी कांग्रेस के समर्थन से ही बनाई, और अभी जब इंडी अलायंस बन रहा था तो सबसे पहले दौड़ करके पहुंचने वालों में यही होते थे। पटना भी, बेंगलुरु भी, मुंबई भी, दिल्ली में तो खैर चूंकि यहाँ रहते हैं तो दिल्ली में भी। और कांग्रेस ने धिक्कारा भी, धकियाया भी, लेकिन फिर भी मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ बुके लेकर के पहुंच गए। वहाँ राहुल गांधी से मुलाकात हुई और लोकसभा चुनाव भी फिर मिलकर के ही लड़ा। पंजाब को लेकर के गलतफहमी थी कि हम तो 92 सीटें जीत करके आए हैं सत्ता में, तो हम तो 13 की 13 जीत लेंगे। लेकिन वहाँ फिर ये बौने साबित हुए। और जब सेंटर की बात आती है, जब प्रधानमंत्री पद की बात आती है, केंद्र में सरकार बनाने की बात आती है, तो इनको गलतफहमी इसी तरह की 2014 में भी तो थी, जब 434 कैंडिडेट पूरे भारत में खड़े कर दिए थे योगेंद्र यादव के उकसावे पर। हुआ क्या था, 416 या 17 लोगों की तो जमानतें ही जब्त हो गई थी, बाकी की बड़ी मुश्किल से बची थी। उसके बाद इनको समझ में आया कि हैसियत क्या है, औकात क्या है, दायरा क्या है। तो उसके बाद फिर पजामे में रहे बहुत समय तक। लेकिन इधर तो जो गोबर किया है इन लोगों ने, और जिस तरह का भ्रष्टाचार का इन पर जो है आरोप लगे हैं, और जेल यात्राएं हुई हैं इनकी सबकी, और हर स्तर की अदालतों में वकीलों की फौज खड़ी करने के बावजूद, और महीने में 2-2, 3-3 बार सुनवाई करवाने के बावजूद, हर तरह का मैनेजमेंट आजमाने के बावजूद जमानतें इनको समय से नहीं मिली। और तभी मिली जितना समय आमतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में और सीबीआई केस में अदालतें लेती हैं। तो अब इनको लगता ये है कि साहब लुट तो गया है सब कुछ, कारवां लुट तो चुका है। और ये आम आदमी पार्टी के सारे इनके प्रवक्ता, सारे नेता, उनके चेहरे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके वो एक ही जैसे तोते की तरह रटे रटाए वाक्य और शब्द, सारा कुछ एक ही दिशा वो बताती है कि साहब वकील बैठ कर के और कुछ इनके जो सलाहकार हैं वो सब बैठ कर के आगे की लाइन तैयार कर रहे हैं। बोलना क्या है, किस दिशा में बढ़ना है, किन चीज़ों से परहेज करना है, किन चीज़ों से लोगों की सहानुभूति मिल सकती है। क्योंकि अगर ये कहते हैं कि साहब मैं भ्रष्टाचारी हूँ या नहीं हूँ,
ये दिल्ली की जनता अब तय करे। अरे तो भाई, जो आप आरोप लगाते थे गिरफ्तारी से पहले नरेंद्र मोदी पर कि राजनीतिक बदले की भावना से उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया या करवाया, तो देश की जनता उनको भी तो क्लीन चिट दे चुकी है। नरेंद्र मोदी को भी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया उन्होंने। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि देश की जनता भी ये प्रमाणित कर चुकी है और दिल्ली की जनता भी प्रमाणित कर चुकी है कि आप गलत हैं, आपको तो जेल में ही रहना चाहिए, आप जेल से बाहर क्यों आ गए। तो और क्या मतलब प्रमाण मांग रहे हैं जनता से ये। सर, जेल के बदले वोट, ये मुहिम भी चलाई थी इन्होंने लोकसभा चुनाव में। कितने वोट मिले सबने देख लिया दिल्ली में। पर सबसे अहम बात यह सर कि दिल्ली की जनता कैसे तय करेगी कि ये ईमानदार है या भ्रष्टाचारी है। मामला अदालत में है सर। अदालत में ईडी और सीबीआई दोनों ने अपनी अपनी चार्जशीट फाइल कर दी है, उसका संज्ञान भी अदालत ने ले लिया है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। तो दिल्ली की जनता के सिर पर ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं कि आप बताइए कि मैं ईमानदार हूं या नहीं हूं। ये वाला सर्वे तो सर दिसंबर 2023 में भी हुआ था, जब मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान चला था, नुक्कड़ पे सभाएं हो रही थी, और आज तक उस सर्वे का किसी को पता नहीं क्या रिजल्ट रहा। और लोकसभा चुनाव में सारा रिजल्ट सामने आ ही गया। तो ये दिल्ली की जनता के बीच में ये दाव खेल रहे हैं, और ऊपर से मैं भी सीएम नहीं बनूंगा और सिसोदिया सीएम भी नहीं बनेगा, कोई और ही बनेगा। तो सिसोदिया बेचारे को साथ में क्यों लपेट लिया, उसका तो चांस था कि वो सीएम बन जाता। अंजू जी, ये बहुत बड़े नाटक नौटंकी हैं। अभी सिसोदिया को तो ठिकाने इन्होंने पहले लगा दिया था। और आप देखिए ना कि सिसोदिया कितने लंबे समय तक जेल में रहे। सबसे ज्यादा लंबा समय उन्हीं का रहा। बीच में स्वास्थ्य कारणों से सत्येंद्र जैन को भी राहत मिल गई थी, वो भी काफी समय तक बाहर रहे। ये भी अंतरिम जमानत पर बाहर आ गए थे, पर सिसोदिया तो नहीं आ पाए। एक बार पत्नी की बीमारी या एक बार कोई फंक्शन था तो उसमें शामिल होने के लिए 3-4 दिन के लिए उनको बाहर आने का मौका मिला था, वरना तो बहुत लंबे समय तक रहे। जिस तरीके से इनकी पैरवी के लिए वकीलों की फौज हर अदालत में खड़ी रही, उस तरीके से पैरवी मनीष सिसोदिया के लिए तो नहीं ही हुई। और अब मनीष सिसोदिया ना बन जाएं, इसलिए अपने मुंह से ही मंच पर खड़े होकर के कह दिया माइक पर कि साहब, सिसोदिया पर भी वही सारे पैरामीटर्स लागू होते हैं जो मुझ पर लागू होते हैं, इसलिए मनीष सिसोदिया भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। अरे भाई, 2 दिन का समय क्यों दे रहे हो? जब तुम्हें घर से ही एक आदमी को, अपनी पत्नी को ही चीफ मिनिस्टर बनाना है, तो आज ही शपथ दिलवा देते, आज ही इस्तीफा देते और एलजी से कहते कि साहब, मेरी पत्नी को विधायकों ने सीएम चुन लिया है उनको। अब देखिए मीडिया में क्या खेल चल रहा है साहब। एक मीडिया हाउस में मैं देख रहा था, हेडलाइन आनी शुरू हुई कि 15 दिन के भीतर अरविंद केजरीवाल अपना सरकारी आवास यानी सीएम आवास खाली कर देंगे और दूसरे घर में रहने के लिए चले जाएंगे। भाई, किसको बेवकूफ बना रहे हो? अरविंद केजरीवाल अगर किसी दूसरे को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तो आपको लगता है कि वो बेवकूफ हैं? वो अगर उनको इस्तीफा ही देना होता और किसी दूसरे को ही चीफ मिनिस्टर बनाना होता, तो जिस दिन ईडी ने उनको उठाया था शीश महल से 21 मार्च को, उसी समय ना इस्तीफा दे देते। बिल्कुल। शीश महल रहे उनके पास, मुख्यमंत्री का पद उनके घर में रहे। फाइलों, कौन सी फाइल को निपटाना है, कौन सी को रोकना है, किसको होल्ड पे रखना है, किसको दबा के रखना है, क्यों दबा के रखना है, ये सारे फैसले अरविंद केजरीवाल खुद करना चाहते हैं। और ये कब संभव है कि शीश महल भी उनके पास रहे, दिल्ली के खजाने की चाबी भी उनके पास रहे, ताकि जो वकीलों की फौज उन्होंने भर्ती कर रखी है अपने बचाव के लिए इस पूरे केस में, उनकी समय पर फीस भी दिल्ली के खजाने से जाती रहे। दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई, पसीने की कमाई टैक्स के रूप में जो आती है, वो वकीलों की जेब में जाती रहे। ये सारा कैसे होगा? इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई भ्रम नहीं है कि वो किसी अगर घर के बाहर को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य होगा एक राजनीति के विद्यार्थी के तौर पर मेरे लिए। ऐसा कोई स्टेप अरविंद केजरीवाल नहीं उठाएंगे। और
ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने की एक कवायद भर है और एक पोजीशनिंग है, बस लोगों की वाहवाही लेने के लिए और मीडिया की भी आंखों में धूल झोंकने के लिए। और मीडिया तो मैं कई बार कह चुका हूँ, ऐसा मैनेजमेंट उसने कर रखा है कि एक एक चैनल पर ही इनकी सबके इंटरव्यू लाइन से दिखाए जाते हैं। तो भाई लाइव, वो भी इतनी लाइव, लाइव सर। इतनी उदारता मीडिया हाउस किसी और मुख्यमंत्री के लिए नहीं है। इस देश में तो 30 से ज्यादा मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों का तो लोग नाम भी नहीं जानते होंगे। उन्होंने कब कैबिनेट की मीटिंग की है, क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, वो तो कभी मीडिया में आता ही नहीं है। उनको तो 1 मिनट का समय भी नहीं दिया जाता है मीडिया हाउसेस के द्वारा। तो हमारे देश में एक्चुअल में मीडिया की भूमिका पर भी एक बहुत गंभीर विमर्श की जरूरत है। सर आप सही कह रहे हैं कि आज दिन में मैं भी एक चैनल को देख रही थी, नाम नहीं लेना चाहूंगी। मैं हैरान थी कि पहले वहां पर सौरभ भारद्वाज दिखते हैं, फिर संजय सिंह आते हैं, फिर संदीप पाठक आते हैं, एक ही विषय, और उसके बाद आतिशी जी भी आती हैं, टकाटक करके सबके इंटरव्यू, और सबकी भाषा एक जैसी, सब ईमानदारी की ही बात कर रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि मोदी और योगी ने इनको जेल में डाल दिया, इसी तरह की भाषा, और वो बहुत ईमानदार है। आतिशी तो बोली कि भारत की राजनीति में अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार नेता तो हुआ ही नहीं है। आप सोचिए बिल्कुल। कि किस तरह से एक तरह से इमेज बिल्डिंग हो रही है, रीबिल्डिंग हो रही है, क्योंकि पता तो चल चुका है कि जमीन पूरी निकल गई है पैरों के नीचे से। तो अब अरविंद केजरीवाल को फिर से ईमानदार कैसे दिखाएं, और वो पुरानी वाली नीली शर्ट वो फिर ले आए हैं सर, आज उसी शर्ट में ही दिख रहे थे। बड़े दिन पुरानी शर्ट है वो। बीच में तो उन्होंने बड़ी बड़ी चादर की शर्टें पहननी शुरू कर दी थी, जब वो एक बार बीच में 21 दिन की अंतरिम जमानत पर आए थे और अभिषेक मनु सिंघवी से मिलने गए, तो नई डिजाइन की शर्ट थी, लेकिन वो नीली शर्ट फिर आ गई है सर। यानी कि अरविंद केजरीवाल 2012-13 वाले मूड में आ गए हैं। इंतजार कर लीजिए, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जब इस्तीफा देंगे तो वो नीली वैगन आर भी आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, या उसकी कोई बहन दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, कोई छोटी कार भी ले लेंगे ये। और कह तो चुके ही हैं कि मैं तो गाँव गाँव जाऊंगा, गली गली जाऊंगा। इन लोगों की ये नियति है। ये पब्लिक, ये जनता, देश की जनता जनार्दन महान है, ये सबको मानना पड़ेगा। आप अगर जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, डबल स्टैंडर्ड ही नहीं अपनाते हैं, बल्कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं, तो यही जनता आपको ऐसा सबक सिखाती है कि आप जहां से चलते हैं फिर वहीं पहुंच जाते हैं। तो सर देखिएगा इस चुनाव में, हरियाणा वाले चुनाव में भी आप देखिएगा, और इसके बाद जब दिल्ली के चुनाव होंगे तब भी देखिएगा इनकी नाटक नौटंकी और ज़्यादा मुखर होकर के हमारे और आपके और जो पब्लिक के सामने आएगी। सर कांग्रेस कभी इनके साथ होती है, कभी इनसे अलग होती है। अभी कोशिश हो रही थी कि किसी ना किसी तरीके से हरियाणा में गठबंधन हो जाए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, नहीं हुआ। अब तो 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है। और आज हमने देखा कि इस्तीफे के ऐलान के साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने भी मोर्चा खोल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की नौटंकी कर रहे हैं, स्टंटबाजी कर रहे हैं, पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया। देवेंद्र यादव का बयान भी था, संदीप दीक्षित भी बोल रहे थे। तो आपको लगता है कि अब आमने सामने खुलकर आ ही गए हैं, या फिर ये मानकर चलेंगे नहीं किसी और राज्य में समझौता कर लेंगे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब एक दूसरे के खिलाफ ही रहेंगे, या फिर आपको लगता है कहीं जुड़ जाए? नहीं नहीं, देखिए हरियाणा में जब चुनाव की घोषणा हुई थी तो क्या खबरें आनी शुरू हुई थी कि राहुल गांधी चाहते हैं चाहते हैं। कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ सीटों का तालमेल हो। और मीटिंगें हुई, कई दौर की मीटिंगें हुई, राघव चड्ढा आते जाते हुए दिखाई दिए, पर आम आदमी पार्टी कम से कम 10 सीटें मांग रही थी, कांग्रेस पार्टी 4 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। 4 सीटें कौन सी, जो कुरुक्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी में 9 सीटें आती हैं विधानसभा की, उनमें से उन 4 सीटों को देने के लिए तैयार थी जहां आम आदमी पार्टी की बढ़त थी। तो केवल उन सीटों को देना चाह रही थी, ये लोग नहीं माने। अब आप एक बात समझ लीजिए, वैसे राजनीति में असंभव तो कुछ भी नहीं है, अनिश्चित रहता है, और कब कौन किसके साथ चला जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। बस
दो ही घटनाएं नहीं हुई हैं, बाकी तो सारी घटना हो चुकी। भारतीय जनता पार्टी आज तक कांग्रेस के साथ नहीं गई और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गई। बाकी तो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और उधर महबूबा मुफ्ती, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ झूला झूल ही चुके हैं ना। बिल्कुल। तो ममता बनर्जी आज चाहे जितनी गाली दे लें, लेकिन वो अटल जी की सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, बिल्कुल। रेल मंत्री रह चुकी हैं। तो ये सब कहने को आप खिलाफ बोलते रहिए, लेकिन जो पब्लिक को दिखाई दे रहा है वो तो है। लेकिन इसी सवाल पर आते हैं जो आपने पूछा है। अभी हरियाणा का जहां तक प्रश्न है, हरियाणा में मैं पहले भी कह चुका कि आम आदमी पार्टी का कुछ खास लेना देना है नहीं, और फिर भी रायता फैलाएगी। कुछ सीटों पर कांग्रेस को नुकसान करेगी और कुछ सीटों पर दूसरे दलों को भी नुकसान करेगी जहां जहां उनकी संभावनाएं होंगी। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी कांग्रेस को रिप्लेस किया। 15 साल की सरकार शीला दीक्षित की थी। शीला दीक्षित पर किस किस तरह के आरोप इन्होंने नहीं लगाए, और भ्रष्टाचार की पूरी लिस्ट लेकर के घूमते थे। शीला दीक्षित को ने भ्रष्टाचार किया नहीं किया वो तो एक जांच का विषय है, लेकिन हमने और आपने अंजू जी दिल्ली में रहते हुए ये तो देखा ही है कि दिल्ली का कायाकल्प उन्हीं के समय हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो पूर्वी दिल्ली की बदहाली थी, मैं तो उस समय अमर उजाला में काम करता था, नेशनल ब्यूरो में पार्लियामेंट कवर करता था, एआईसीसी कांग्रेस पार्टी कवर करता था। हम लोग जब अपने दफ्तर से घर के लिए चलते थे वसुंधरा गाजियाबाद के लिए, तो ये जो गाजीपुर वाला चौराहा था, यहाँ एक तो धूल उड़ती रहती थी, और इसको पार करने के लिए ही 3-3, 4-4 बार रेड लाइट का इंतजार करना पड़ता था। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जैम रहती थी और इतने ज़्यादा व्हीकल्स हुआ करते थे। आज गाजीपुर बॉर्डर की ही बात नहीं है, सारी दिल्ली में आप देख लीजिए ट्रैफिक कितना स्मूथ हुआ है, और ये सारा कॉमनवेल्थ गेम्स के आसपास या उससे पहले शुरू हुआ था। लेकिन इन्होंने सत्ता में आने के लिए शीला दीक्षित को बदनाम किया, कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया, और उसके बाद से लगातार यहाँ पर ये काबिज है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जिस व्यक्ति की वजह से कांग्रेस दिल्ली से साफ हो गई, उसी व्यक्ति के साथ आप हाथ मिला रहे हैं, उसी को इंडिया अलायंस में ले रहे हैं। और पंजाब में कांग्रेस की सत्ता को रिप्लेस किसने किया? अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने। तो आप ऐसे में फिर भाग दौड़ करके यही खबरें देते हैं कि जी राहुल जी चाहते हैं कि हरियाणा में भी उन्हीं के साथ। यानी आप जब तक कांग्रेस का भूस ना भर दे ये आदमी, तब तक आप इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। तो पता नहीं, मतलब कांग्रेस की थिंकिंग क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, तर्क क्या है कि किससे गठबंधन करना है, किससे दूर रहना है। अगर इतनी बेसिक सी समझ नहीं है तो फिर तो भगवान ही मालिक है ऐसी पार्टी का और ऐसी पार्टी को चलाने वाले नेताओं का। सर वो कहते हैं ना कि जो लोग अपना इतिहास याद नहीं रखते वो फना हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को भी अपना इतिहास याद रखना चाहिए कि दिल्ली में किसने उनकी दुर्गति की, पंजाब में किसने की, और उसी के गलवैया हो रहे हैं, उसी के पीछे पड़े हैं। राहुल जी चाहते हैं कि उनके साथ गठबंधन कर लो। पर सर एक जो इन्होंने इस बार का बजट लाया था उसमें ये कहा था, ऐलान किया था आतिशी ने कि दिल्ली में 18 साल से ऊपर की उम्र की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपया दिया जाएगा। फिर जब अरविंद केजरीवाल सरेंडर करने जा रहे थे 2 जून को, तो एक दिन पहले उन्होंने एक जनसभा टाइप अपने पार्टी मुख्यालय में संबोधन किया था। उसमें कहा था कि जब मैं लौट कर आऊंगा तो हर महिला को 1,000 रुपया दूंगा। तो हम मानकर चलें कि अब जब लौट आए हैं और नया मुख्यमंत्री जो भी बनेगा, तो उसके बाद दिल्ली की महिलाओं के लिए अच्छी खबर आएगी कि उनको 1,000 रुपया महीने में मिलेगा। देखिए, जो 6 शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं इनकी जमानत और इनकी रिहाई के समय, उसमें तो साफ साफ ये था कि आप चीफ मिनिस्टर कार्यालय जाएंगे नहीं, कोई फैसला लेंगे नहीं, किसी फाइल पर सिग्नेचर करेंगे नहीं, कैबिनेट की मीटिंग बुलाएंगे नहीं। इसका मतलब कि आप चीफ मिनिस्टर बने रहिए, आप कुछ कर नहीं सकते। चीफ मिनिस्टर शिफ्ट छोड़ने के पीछे मजबूरी ही ये है कि भाई फरवरी में चुनाव होने ही होने हैं।
हर सरकार का ये रहता है कि चुनाव से कुछ महीने पहले, आचार संहिता लगने से पहले, कुछ ऐसे लोकप्रिय कदम उठा लिए जाएं कि जो वर्ग आपसे नाराज हैं या जिनको आप नए वोटर्स को अपने साथ जोड़ सकते हैं, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर लीजिए। तो वो घोषणाएं अगर करनी ही हैं, इनको महिलाओं को 1,000 रुपया देना ही है, तो उसके लिए फिर नया चीफ मिनिस्टर चाहिए जो फाइलों पर दस्तखत कर सके, घोषणाएं कर सकें। तो इसीलिए ये सब किया जा रहा है, क्योंकि बदनामी ही मिलनी थी अंजू जी इनको। अगर ये चुनाव तक खुद मुख्यमंत्री बने रहते तो कुछ नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। एज चीफ मिनिस्टर ये विधानसभा भी नहीं जा सकते थे, विधानसभा का सेशन भी नहीं बुला सकते थे, जो ये आमतौर पर मोदी जी को गालियां निकालने के लिए ही बुलाते थे, 1 दिन का 1.5 दिन का। तो ये कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्होंने सोचा कि दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चलाई जाए। तो मजबूरी में ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर के अब दूसरे को लेकर के आएंगे। सर, और जब वो फिर तो ये विधायक के तौर पर कहीं भी जा सकते हैं, फिर तो सचिवालय जाने पर भी रोक नहीं होगी ना, क्योंकि तब तो सीएम रहेंगे ही नहीं, तो विधायक होंगे, और विधायक तो अपने सीएम से मिलने के लिए कहीं भी जा सकता है। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक एमएलए के तौर पर इन पर पाबंदी नहीं लगाई है तो जरूर जा सकते हैं। क्योंकि पाबंदी तो सीएम रहते हुए लगी है, सीएम कार्यालय जाने पर और फाइलों पर दस्तखत नहीं करने की या कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाने की। लेकिन विधायक के तौर पर तो इनको सारी आजादी होगी। और फिर अगर घर का ही शख्स, घर में उनकी अपनी पत्नी ही सीएम की कुर्सी पर बैठ जाती है सर, तब तो सारी दिक्कतें ही खत्म हो गई। फिर तो 60 करोड़ के बंगले में रहने से भी कोई नहीं रोक सकता है, और जो वकीलों की महंगी महंगी फीस जाने उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी सर। तो अब चलिए देखते हैं, ये जो ऐलान किया है सर, इस पर अमल भी करते हैं अरविंद केजरीवाल या नहीं। अगले 48 घंटे में क्या पता कोई नया ड्रामा तैयार हो जाए कि सारे विधायक ही धरने पर बैठ गए, ना जाइए तुसी ना जाओ, ये भी हो सकता है। और इसीलिए मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ, ये खेल भी खेला जा सकता है। कोई फर्जी सर्वे भी आ सकता है सर अगले 48 घंटे में कि देखिए 99% विधायक तो कह रहे हैं कि मैं कुर्सी पर बना रहा हूं, तो मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ, ये भी हो सकता है सर। तो चलिए देखते हैं अगले 48 घंटे में क्या होता है। आपने सर इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी मेरे दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। बहुत, नमस्कार।